तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और मुंबई में तो भाई माहौल ही अलग होता है। बिल्कुल, मुंबई और गणेशोत्सव का तो एक अलग ही कनेक्शन और है। जब मुंबई की बात हो तो एक नाम जो शायद सबसे पहले जहन में आता है वो है लाल बाग के राजा। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, लाल बाग के राजा एक ऐसा नाम जो सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में गूंजता है। और वो वहाँ की व्यवस्था, वो जो अविश्वसनीय भीड़ होती है और पूरा माहौल, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है कि भाई इस महा आयोजन के पीछे क्या सिस्टम काम करता है, भक्तों की इतनी गहरी आस्था उसका मतलब क्या है और इतने बड़े स्केल पर सब मैनेज कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। बिल्कुल। और देखिए, लाल बाग के राजा ना वो सिर्फ एक पंडाल या मूर्ति नहीं रह गए, वो मुंबई की एक पहचान बन गए। गणेशोत्सव की राष्ट्रीय चेतना का आप कह सकते हैं एक प्रतीक। हाँ। और जो स्रोत से जानकारी मिल रही है वो भी यही इशारा करती है कि ये सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये आयोजन मुंबई की जो वाइब्रेंट संस्कृति है, उसका जो शर्मो संस्कारों का जो सामाजिक ताना बाना है, हाँ। और कमाल की मैनेजमेंट स्किल्स का भी एक प्रदर्शन बन जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स वो कैसे? आप सोचिए ना, कैसे सिर्फ आस्था लाखों लोगों को शहर की तमाम मुश्किलों के बावजूद एक जगह खींच लाती है। ये अपने आप में शहरी समाजशास्त्र का आस्था के मनोविज्ञान के केस स्टडी जैसा है। हाँ, ये बात तो है। और स्रोत भी यही कह रहा है कि मुंबई में गणेश उत्सव में अगर किसी का सबसे ज्यादा इंतजार होता है ना, हाँ, लाल बाग के राजा का ही होता है। बिल्कुल। रिपोर्ट में हल्की सी बात ये भी थी कि इस बार कुछ अलग अंदाज में दर्शन होंगे। अब वो अलग अंदाज क्या है वो तो नहीं बताया गया। उस पे हम अटकलें नहीं लगा सकते। हाँ, अटकलें नहीं लगाएंगे, पर ये जो उत्सुकता है ना, यही तो दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है। और ये उत्सुकता सिर्फ मुंबई की नहीं है। स्रोत साफ बता रहा है कि लोग सिर्फ शहर से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से बल्कि देश के कोने कोने से आते हैं। सही में, पूरे देश से। हाँ। ये एक तरह की तीर्थ यात्रा बन जाती है। वो जगह सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहती, वो एक विशाल सामाजिक संगम बन जाती है जहां आस्था, उत्सव, उम्मीदें और हाँ, चुनौतियां भी सब एक साथ दिखते हैं। और जब इतने लाखों लोग आते हैं तो दर्शन की व्यवस्था वो भी कुछ खास ही होगी। स्रोत बता रहा है कि 3 तरह की मुख्य कतारें होती हैं। 3 तरह की? अच्छा। हाँ। और ये अपने आप में एक कहानी है। पहली है पाद दर्शन की कतार। पाद दर्शन मतलब चरणों का दर्शन? हाँ, गणपति बप्पा के चरणों को छूने का मौका मिलता है। ये शायद सबसे ज्यादा चाही जाने वाली लाइन लगती है, पर इसमें धैर्य चाहिए। स्रोत के हिसाब से करीब 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। 10 से 12 घंटे? बाप रे। सोचिए। फिर दूसरी कतार है मुख दर्शन की। अच्छा, मुख दर्शन। हाँ, इसमें थोड़ी दूरी से बप्पा के चेहरे का दर्शन होता है। इसमें भी टाइम कम नहीं लगता। स्रोत कह रहा है लगभग 7 से 8 घंटे। 7-8 घंटे, ये भी बहुत है। और फिर एक तीसरी व्यवस्था है वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के लिए। वो तो होता ही है हर बड़े आयोजन में। हाँ भाई, ये जो 8, 10, 12 घंटे का इंतजार है ना, इसे सिर्फ घंटों में गिनना ठीक नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये भक्तों की जो अटूट आस्था है, उनका जो धैर्य है, ये उसका हिस्सा है। ये सिर्फ लाइन में लगना नहीं है, ये उस दर्शन के अनुभव को और गहरा बनाने वाली एक तपस्या जैसा बन जाता है। तपस्या, हाँ, सही शब्द है। आप सोचिए, मुंबई की बारिश, उमस, भीड़ का दबाव, इन सब के बीच घंटों खड़े रहना, ये दिखाता है कि आस्था लोगों को किस हद तक ले जा सकती है। ये शारीरिक और मानसिक धीरज की परीक्षा है, सही में। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तपस्या ही है। और यही सवाल रिपोर्टर भी उठा रहे थे स्रोत में कि भाई इतनी बारिश, इतनी भीड़, लोग घंटों खड़े कैसे रहते हैं, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब मिलता है लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, जो ट्रस्ट है, उनकी व्यवस्थाओं में। अच्छा, ट्रस्ट क्या करता है इसके लिए? स्रोत बता रहा है, तस्वीरों का हवाला दे रहे थे वो, कि ट्रस्ट की कोशिश रहती है कि भीड़ पंडाल परिसर के अंदर ही रहे, बाहर सड़कों पर न फैले। ओके, अंदर ही कैसे? इसके लिए पंडाल के आसपास जो बड़ा एरिया है ना, उसमें अंदर ही अंदर लंबी घुमावदार लाइनें बनाते हैं, मजबूत स्टील बैरिकेडिंग से। अच्छा, जिगजैग टाइप? हाँ, बिल्कुल वैसी ही डिजाइन, ऐसा कि लोग धीरे धीरे ही सही पर चलते रहें, रुके नहीं। इससे 2 फायदे होते होंगे। एक तो लोगों को लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और दूसरा, भीड़ बाहर सड़कों पर आकर ट्रैफिक या दूसरी चीजों में बाधा नहीं डालते। समझ गया, ये तो काफी स्मार्ट प्लानिंग है। और ये सब पंडाल के सामने नहीं है,
स्रोत के मुताबिक ये पंडाल के दोनों तरफ मतलब दाएं और बाएं काफी दूर तक फैला होता है। पूरे इलाके को ही मैनेज करते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल, पूरा इलाका एक तरह से दर्शनार्थी मैनेजमेंट जोन बन जाता है। यहाँ ये चीज वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ लोगों को लाइन में लगाना नहीं है, ये तो अर्बन प्लानिंग, क्राउड साइकोलॉजी और तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक कमाल का उदाहरण है। अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये व्यवस्था दिखाती है कि इतने बड़े जो हमें अचानक से हुआ लगता है, ऐसे धार्मिक जमावड़े के पीछे कितनी गहरी प्लानिंग और जबरदस्त लॉजिस्टिकल कैपेसिटी काम करती है। हाँ, रोजाना आपने कहा लगभग 3 लाख लोग। हाँ, स्रोत के अनुसार 3 लाख से ज्यादा। 3 लाख लोग रोज, वो भी मुंबई जैसे शहर के एक सीमित इलाके में। इसकी तुलना आप मुंबई एयरपोर्ट के रोज के ट्रैफिक से कर सकते हैं, शायद उतना ही हो। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। लेकिन फर्क क्या है? एयरपोर्ट एक परमानेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ ये व्यवस्था हर साल काफी हद तक अस्थायी रूप से आस्था और वॉलंटियरिंग की भावना से खड़ी की जाती है। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट, इन सब के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव केस स्टडी है। हवाई अड्डे वाली तुलना ने तो स्केल एकदम साफ कर दिया, कमाल है। लेकिन फिर वही सवाल जो स्रोत में भी था, 10-12 घंटे बिना खाए पिए, ये कैसे मुमकिन है? क्या ट्रस्ट इसका भी कुछ इंतजाम करता है? यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो स्रोत बता रहा है। ट्रस्ट तो करता ही होगा, पर यहाँ समुदाय और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी भी दिखती है। कॉरपोरेट जगत कैसे? स्रोत के अनुसार पंडाल परिसर के आसपास उन्हीं कतारों के साथ साथ कई जाने माने खाने पीने की कंपनियां अपने स्टॉल लगाती हैं, अपने बैनर, पोस्टर, कटआउट के साथ। अच्छा, पेड स्टॉल होते होंगे? नहीं, यही तो कमाल की बात है। जैसा स्रोत बता रहा है, इन स्टॉलों पर जो चीजें मिलती हैं वो भक्तों के लिए एकदम फ्री होती हैं। फ्री? सच में? हाँ, इन कंपनियों के लोग या वॉलंटियर्स कतारों में लगे लोगों तक जाकर उन्हें पानी की बोतलें, चाय, कॉफी, बिस्किट और यहाँ तक कि वड़ा पाव जैसी चीजें भी मुफ्त में बांटते रहते हैं, लगातार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वड़ा पाव भी? हाँ, मुंबई का सिग्नेचर स्नैक। और ये सेवा सिर्फ पंडाल के गेट पर ही होती है या? नहीं, स्रोत इस पर जोर दे रहा है कि ये पंडाल परिसर से दोनों तरफ, दाएं और बाएं, लगभग 1-1 किलोमीटर के दायरे में जो पूरी कतार फैली है ना, हाँ। उस पूरे रास्ते पर कई अलग अलग जगहों पर, स्पॉट्स पर ये सुविधा मिलती है। सोचिए कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करता होगा। मानना पड़ेगा, ये तो अद्भुत है। मतलब भक्तों की आस्था तो है ही, उनकी बेसिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है।